वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज मैंने आपको पढ़ाना है जीन का ट्रांसफर, पर वेक्टर नहीं मांगता है, राइट? ठीक है, पर उससे पहले अगर आप नीट या आईआईटी देना चाहते हैं और उसमें क्वालिफाई होना चाहते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं या अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो क्यों नहीं आते हैं हमारी वेल क्वालिफाइड टीम के पास। दे आर ट्रेमेंडस, मार्वेलस, स्पेक्टेकुलर। ठीक है, चलिए। अब आज का टॉपिक जो है बड़ा ही बेहतरीन है, छोटू सा है पर बड़ा प्यारा है। ठीक है, आज हमको डिस्कस करना है वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल। ये क्या है मैम, ये क्या है मैम? चलो चलो चलो, आओ आओ आओ, बड़ा मजा आएगा आज। देखिए, चलिए, ओके। जब भी हम जीन ट्रांसफर की बात करते हैं, ठीक है, हालांकि ये मुझे पहले बताना था पर ठीक है, जब भी हम बेटा जी जीन ट्रांसफर की बात करेंगे, क्लियर, whenever we talked about the gene transfer, हमेशा हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, राइट? ठीक है, पहले बार हम जीन ट्रांसफर किसके बारे में बात करेंगे? फर्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट बेटा जी? सबसे पहले हम बात करेंगे, अच्छा देखो, जीन ट्रांसफर इनटू द कॉम्पिटेंट होस्ट, इनटू कॉम्पिटेंट होस्ट। ये आपकी एनसीईआरटी में यही वाला टॉपिक का नाम लिखा है। अब अगर मुझे किसी कॉम्पिटेंट होस्ट में जीन का ट्रांसफर करना है तो दो मेथड हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, कौन कौन सा हो सकता है? एक हो सकता है थ्रू वेक्टर, ठीक है, एक कैसा हो सकता है बच्चों? एक हो सकता है थ्रू वेक्टर, ठीक है, एक हो सकता है वेक्टर वाला ट्रांसफर, वेक्टर के थ्रू आप जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं, और दूसरा आप वेक्टरलेस भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसा? वेक्टरलेस भी जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है? जब वेक्टर के बारे में हमने बात की थी तो हमने अलग अलग प्रकार के वेक्टर्स पढ़े थे, जैसे कि प्लाज्मिड, ठीक है, और जैसे कि बैक्टीरियोफाजस के बारे में, राइट, बैक्टीरियोफाजस के बारे में। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने टीआई प्लाज्मिड पढ़ा था, जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस से निकाला था हम लोगों ने प्लाज्मिड। और हमने रेट्रोवायरसेस के बारे में भी पढ़ा था, राइट? ये रिवीजन भी हो गया आज की क्लास में हमारा, पिछली कुछ क्लासेस का ये हमने रेट्रोवायरसेस में पढ़ा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल भी एक बार देख ही लेते, पूरा रिवाइज कर लो एकदम। चैप्टर यूनिक, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्प कंसेप्ट होना चाहिए, जैसे कि पापड़। ठीक है, चलो तो प्लाज्मिड देखते हैं। प्लाज्मिड जो है ये जनरली किसमें जीन ट्रांसफर करते हैं? इनके लिए होस्ट कौन सा होता है? इनका होस्ट है बच्चों बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, इनके लिए भी होस्ट क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियोफाजस के लिए इनके लिए होस्ट कौन है? प्लांट। ठीक है, प्लांट सेल। ठीक है, इनके लिए होस्ट कौन है? एनिमल सेल। क्लियर? तो ये सारे हमने इनके थ्रू जो है जीन ट्रांसफर किया था। तो व्हेनेवर वी टॉक्ड अबाउट द वेक्टर वाला जीन ट्रांसफर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्या बोल रही हूं मैं? जीन हम दो तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी सेल में, या तो वेक्टर के माध्यम से या तो विदाउट वेक्टर। क्लियर है? सपोज दैट कि अगर मैं किसी वेक्टर के माध्यम से जीन को ट्रांसफर कर रही हूं तो अलग अलग प्रकार के मैंने वेक्टर्स इस्तेमाल किए। प्लाज्मिड को मैंने एज अ वेक्टर इस्तेमाल किया, जिसमें मैंने बताया कि वो बैक्टीरिया में डिजायर जीन ट्रांसफर करता है। ठीक है, बैक्टीरियोफाजस के बारे में मैंने जैसे कि M13 लैम्डा फेज वायरस, ठीक है, बैक्टीरियोफाजस, ये सब जो होते हैं ये भी बैक्टीरिया में ही जीन ट्रांसफर करते हैं। टीआई प्लाज्मिड, जो कि हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस नाम के एक बैक्टीरिया से जो है ये जीन निकाला, ये जीन जो है डिजायर जीन को प्लांट सेल में ट्रांसफर करता है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि क्या हम वेक्टर वाला ट्रांसमिशन प्लांट सेल में कर सकते हैं, तो हाँ हम कर सकते हैं। हमारे पास एक टीआई प्लाज्मिड है जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस से निकाला, उसका मॉडिफिकेशन करके हमने अपना डिजायर जीन उसके माध्यम से प्लांट सेल में भेजा बच्चों। क्लियर है? उसके बाद रेट्रोवायरसेस जो होते हैं ये अपना जीन, ध्यान सुनेगा, जो रेट्रोवायरसेस होते हैं ये अपना जीन बेटा जी, प्यारे बच्चों जी, मेरी आंखों की तारों जी, एनिमल सेल में भेजते हैं। रेट्रोवायरसेस से एचआईवी होता है, बट वी नीड टू कट डाउन दोज जीन्स जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं। हम लोग वो वाला काट कर देते हैं और फिर उसमें अपना डिजायर जीन घुसा देते हैं। उसके बाद वो जो रेट्रोवायरस है वो अपने जेनेटिक मटेरियल के माध्यम से हमारा डिजायर से जीन एनिमल सेल में भेज देता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स के थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में जीन का जो है क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। पर हम जीन का ट्रांसफर क्या विदाउट वेक्टर कर सकते हैं? ये एक बड़ी कहानी है। तो जी हाँ,
जी हाँ प्रभु जी, हम वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। कई बार हमारे पास, हालांकि ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक प्रोसीजर है, बहुत बार हिडन ट्रायल करोगे तभी सक्सेसफुल हो जाएगा, हो पाएगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़ हम करते नहीं, हम जनरली वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर में अलग अलग प्रकार के मेथड हैं, ठीक है। वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर में वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड, ठीक है। ओके, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर में हमारे पास अलग अलग प्रकार के मेथड है, राइट। पहला जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। फर्स्ट मेथड मेरे प्यारे बच्चों इज इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। फर्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रोपोरेशन। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रोपोरेशन। चलिए, मान लीजिए, ध्यान से सुनना, इसमें मुझे वो गाना याद आ रहा है, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ठीक। सपोज दैट बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कोई सेल बैठी हुई है, ला 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 ला, ठीक है। ओके, उसके बाद इस सेल को हमने बाहर से क्या प्रोवाइड कर दिया? इसको हम लोगों ने बाहर से इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। हमने इसको बाहर से क्या प्रोवाइड कर दिया? इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। और बेटा जी मान लो ये हमारा है डिजायर जीन डाल रखा है ये हमने इस मीडियम में, ये मीडियम है मान लो, ठीक है, ये मीडियम है, इस मीडियम में हमारा डिजायर जीन पड़ा हुआ है, ठीक है। सो ये हो गया मेरा डिजायर जीन। जैसे ही मैंने लग गए 440 वोल्ट, ये एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है ना, ताकि तुम्हें याद रहे। जैसे 440 वोल्ट का इसे झटका लगा, ये क्या बोलेगी? ये चिल्लाना शुरू कर देगी, राइट। ये चिल्लाना शुरू कर देगी बच्चों, तो क्या होगा? बोलो 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 बोलो, ठीक है। जैसे ही ये चिल्लाना शुरू करेगी, इसका मुंह ऐसे खुल जाएगा। मुंह मतलब कि भैया सेल रिसेप्टिव हो जाएगी। इस सेल में छोटू छोटू से छेद बन जाएंगे, क्लियर है। इस छोटू छोटू से छेद बन जाएंगे। हालांकि ये छेद जो है ये परमानेंट छेद नहीं है, ठीक है। ये कौन से हैं? ओहो, दीज पोर्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिएंट पोर्स, ठीक है। इन पोर्स को हम कहते हैं ट्रांजिएंट पोर्स, क्लियर। कुछ समय तक ये बने रहेंगे, उसके बाद ये अपने आप जो है बंद हो जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? समझ में आई बात? ये टॉपिक बहुत ही छोटा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो लास्ट क्लास में हमने सारे वेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमें जीन ट्रांसफर करना है विदाउट वेक्टर, तो हम लोग क्या करेगा रे? हम लोग जो है एक सेल लेगा, ठीक है। उस सेल में हम चाहता है कि इस सेल में मेरा डिजायर जीन पहुंच जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूं? वेक्टर तो है नहीं मेरे पास, वेक्टर होता तो कोई टेंशन ही नहीं होती। तो अब मैंने इस सेल को लगा एक 440 वोल्ट के झटके, ये एग्जांपल बता रही हूँ, इतना लगेगा ये जरूरी नहीं, ठीक है। जिससे सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा रिसेप्टिव हो गया। अब मुझे ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, आइए मैं आज आपको समझा ही देती हूँ, ठीक है। कहाँ पे समझाऊँ, कहाँ पे समझाऊँ? आ जाओ जाओ जाओ, आज हो ही जाए, आज हो ही जाए दंगल कि ऐसा करने की जरूरत हमें है क्यों, ठीक है। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस? आइए देखते हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखिएगा, डीएनए जो है, डीएनए बेसिकली एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। डीएनए कैसा है बच्चों? हाइड्रोफिलिक है। क्लियर है? डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है लल्ला? डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब अगर मैं एक सेल बनाऊं तो सेल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है बेटा? सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स, ठीक है। सेल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं लिपिड, क्लियर। सेल के चारों तरफ है लिपिड, ठीक। अब इस डीएनए को मान लो कि बेटा जी ये है डीएनए अपना, ये मैडम की वजह से दिख रहा है, मैडम क्या इतनी बड़ी है कि खड़ी हो जाती दिखता ही नहीं कुछ, है ना। सो ये है बेटा जी अपना डीएनए, ठीक है। अब ये तो डीएनए हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? जो वाटर से प्यार करे, ठीक है। हाइड्रोफिलिक जो वाटर से प्यार करता है। पर आपकी जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज द सेल ना, एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों जी वो तो लिपिड की बनी है। अब डीएनए कैसे आएगा? ला 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 ला, कैसे आएगा रे? ओहो। सो डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। जब ये यहाँ से एंट्री करने की कोशिश करेगा तो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिपिड बोलेगी चल हट हट। मेरे पास देखो, यहाँ पर मैं बात करूं कि लिपिड अंदर घुस सकता है, क्यों नहीं घुस सकता है भैया? जो इंसान को इंसान से प्यार होता है, इंसान को जो है जानवर से प्यार होता है मैं मानती हूँ, पर नॉर्मली इंसान ज्यादा किससे प्यार करता है? इंसान से प्यार करता है ना। तो लिपिड की कोई फैमिली का आएगा तो ये उसको अंदर आने देगी। पर अगर मान लो डीएनए अंदर आना चाहता, मैं अंदर आना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अंदर ले लो, तो ये अंदर नहीं लेगी, क्योंकि बोलेगी हट हट। मेरे साथ वही आएगा जो कैसा होगा? लिपोफिलिक होगा। कैसा होगा?
लिपोफिलिक होगा। लिपोफिलिक मतलब मुझसे प्यार करने वाला, फैट को प्यार करने वाला। डीएनए तो हाइड्रोफिलिक है, वो तो पानी को प्यार करता है, और जो पानी को प्यार करता है वो फैट को प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि तेल और पानी वो पोल हैं जो कभी भी एक जिस्म एक जान नहीं बन सकते। पानी हमेशा तेल से अलग रहता है, पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो डीएनए हाइड्रोफिलिक होने की वजह से सेल से तो अपने आप पार नहीं कर सकता, ठीक है, जिसकी वजह से हमेशा वी नीड वेक्टर। समझ रहे हो ना बात को? इसलिए हमेशा हमने क्या चाहिए था बच्चों, हमेशा हमें एक वेक्टर की जरूरत थी। पर अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास वेक्टर ही नहीं है। अब क्या करेगा रे? तो अब कोई ऐसा मेथड आप अपनाइए जिससे किसी भी तरीके से कुछ समय के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लो यहाँ से रप्चर हुई, अब ये परमानेंट रप्चर नहीं हो सकता, जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हुई बच्चों, ये डीएनए इसके अंदर पहुंच गया। क्लियर है? सो अच्छा, आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंटिन्यूसली मेंटेनेंस चलता ही रहता है, तो ये जस्ट है ट्रांजिएंट पोर्स। ट्रांजिएंट पोर्स का मतलब ये होता है कुछ समय के लिए। What is the means of transient pore लल्ला? ठीक है, ये होते हैं कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद ये अपने आप बंद हो जाते हैं। अब बेटा ये तो देखिए ऐसा है कि लक बाय चांस है, ठीक है, ये हो सकता है कि ये डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर पहुंचे, हो सकता है कि ना पहुंचे, जस्ट अ लक बाय चांस। और थोड़े समय के बाद लल्ला ये पूरा न्यूक्लियस एक हो जाता है, मतलब पूरी जो सेल है वो एक हो जाती है और बंद हो जाती है। क्लियर हो गई इतनी बात? डन 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 डन। सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपोरेशन। इस स्लाइड में हमने क्या क्या सीखा है वो डिस्कस करेंगे। डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, वो फैट को प्यार नहीं करता, वो पानी को प्यार करता है। अगर मैं एक डीएनए को एक सेल के अंदर घुसाना चाहती हूं तो व्हाट आई कैन डू, क्या करेगा हम लोग उस सेल को इलेक्ट्रिक शॉक देकर परमिएबल बनाएगा, ठीक है, ट्रांजिएंट पोर्स बनाएंगे। अब ये लक बाय चांस है बच्चों जी कि वो डीएनए उसके अंदर घुसे या वो डीएनए उसके अंदर नहीं घुसे। घुस जाएगा तो अच्छी बात है, हमारी बात हो गई है, और अगर नहीं घुस पाया तो कुछ समय के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को रिपेयर कर लेगी और फिर से वैसी ही हो जाएगी। सो दिस इज द इलेक्ट्रोपोरेशन, पोर फॉर्मेशन due to electric shock। सो लग गए 440 वोल्ट का झटका, किसके लिए? सेल को तोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए अब आप लोग साइड पढ़ ले। पहला मेथड डन हो गया, इलेक्ट्रोपोरेशन, पहला इलेक्ट्रोपोरेशन दिया ना। चलिए, तो डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, कॉम्पिटेंट होस्ट इज वेरी एसेंशियल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, हमें हमेशा किसी भी होस्ट सेल में डीएनए को भेजना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा डिजायर जीन उस होस्ट तक पहुंच सके। पर बेटा अब हमको ये बताया डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, पर ये नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं पार कर सकता, क्योंकि नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? ये बनी है लिपिड की, तो वहां से पास कर पाना इज रियली वेरी डिफिकल्ट। क्लियर है? क्लियर है। अब हमारे पास तो यहाँ पे वेक्टर भी नहीं है, तो इसके लिए हम जो है अलग अलग तरीके से अपनी सेल को क्या बनाते हैं। पहला तो डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, चलिए पहला तो हम क्या करते हैं, देखो। सो ये है अलग अलग मेथड है जिसके थ्रू हम अपना जीन ट्रांसफर करते हैं। तो पहला मेथड इलेक्ट्रोपोरेशन, मैम डन हो गया है, डन हो गया है। इलेक्ट्रोपोरेशन लिखा होगा, चलिए पढ़ लेते हैं। कहाँ गया यार इलेक्ट्रोपोरेशन? इलेक्ट्रोपोरेशन का नोट्स ही नहीं लिखा है क्या यार? रुको 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 रुको, चलिए अब देखो कहाँ इलेक्ट्रोपोरेशन। ओके चलो, तो ये हुआ इलेक्ट्रोपोरेशन। पर एक चीज आपको इलेक्ट्रोपोरेशन पढ़ाने से पहले जो कि मुझे याद आई है वो देखिए। इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड्स आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, पर याद रखिएगा आप कि जैसे मान लीजिए, ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बीकर है, ठीक है, ये बीकर में सपोज दैट कि मेरी ये कोई सेल पड़ी हुई है, ठीक है, मैं ये मान रही हूँ कि ये मेरी कोई सेल पड़ी हुई है, ठीक है। अब मेरी बात कुछ ऐसी है कि पहले इस सेल को फर्स्ट, मतलब मैंने ये इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड पूरा क्लियर हो गया, देन हमने डीएनए को एंटर करा दिया है, क्लियर। पर सबसे पहले जब मैं डीएनए को एंटर कराती हूं तो पहले फर्स्ट स्टेप 1 बताती हूं, ठीक है। इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड आप क्लियर हो गया, बट स्टेप 1 क्या होना चाहिए वो देखिए। किसी भी वेक्टरलेस ट्रांसफर मेथड में स्टेप 1 फर्स्ट वी हैव टू मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट, ठीक है। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? होस्ट कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, क्लियर है। सबसे पहले होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, क्लियर। होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने का मतलब अब मैं आपको समझाती हूँ। मतलब पहले देखो यार, मेरे घर में कोई रिश्तेदार मुझे लेके आना है,
तो पहले मेरे को मेंटली प्रिपेयर तो कराओ कि वो जो है मेहमान आने वाला है। ऐसे थोड़ी कि मेरे घर में कोई भी गुस्सा चला रहा है, समझ रहे हो ना बात को, ऐसे थोड़ी कोई मेरा जो भी जिसका मन है चला रहा है। तो पहले हमको क्या कराना है, स्टेप नंबर 1 हमको क्या कराना पड़ेगा, होस्ट को कॉम्पिटेंट। होस्ट को कॉम्पिटेंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले होस्ट को रेडी करो कि तुझे डीएनए लेना है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले इसमें लिख रही हूँ, सबसे पहले ए नंबर पॉइंट हमको क्या करना पड़ेगा, जिस मीडियम में आपकी सेल है, जैसे ये पूरा मीडियम है, इसमें बहुत सारी सेल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इसको आइस में रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हमको इसको किस में रखना पड़ेगा, आइस में। आइस में अब तुम सोचो कि किसी को तुम ठंडी में रख दो तो कैसे करेगा। फिर जो है हमने इसको क्या दे दिया भैया जी, बी में, नेक्स्ट पॉइंट में आइस में रखा, सेकंड में उसको 42 डिग्री का हीट शॉक दिया। मतलब इसके साथ तो आपने जाति की बिल्कुल परिकाष्ठा ही पार कर रखी है यार। पहले तुमने इस सेल मीडियम को, ध्यान समझना, सबसे पहले हमने इस सेल मीडियम को ठंडा किया, वो फिर हमने इसको 42 डिग्री का हीट शॉक दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, फिर उसके बाद हमने इसको फिर से आइस में रखा। मतलब ये क्या चल रहा है, हम उसको शॉक दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, शॉक, मतलब तड़पा तड़पा के तुझे मारेंगे, ठीक है। और इसी मीडियम में हमने क्या छोड़ रखा, अपना डिजायर जीन छोड़ रखा है, डीजी, ठीक है, डिजायर जीन छोड़ रखा है। अब ये डिजायर जीन जो है ये पहले इधर उधर घूमते रहेंगे, पर जैसे ही इन सबको क्या मिल जाएगा, हीट शॉक, एचएस लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे इनको हीट शॉक मिला, ये सब जो डिजायर जीन है इसके चारों तरफ आके चिपक जाएंगे। क्लियर है। इन तीनों प्रोसीजर से आपका होस्ट जो है, बच्चों ध्यान समझना, इन तीनों प्रोसीजर से आपका जो होस्ट है वो कॉम्पिटेंट बन जाता है। क्लियर है इतनी बात। इस सारी प्रोसीजर से सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट आपको होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाओ। मेरे घर में कोई मेहमान आने वाला है, ठीक है, वो दरवाजे के बाहर खड़ा है, तो लोग, तुम्हारी मम्मी नहीं कहती, ये सुन 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 अच्छे से जाओ, कपड़े पहनो, ये चप्पल अंदर रखो, ये प्लेट हटाओ, तुम लोग को शर्म नहीं आती, तुम्हें 2 लप्पड़ लगाऊं। आपके दरवाजे पर बाहर कोई गेस्ट आया तभी आप रेडी हुए ना। तो आप रेडी कब हुए भैया, पहले आपको रेडी होना पड़ेगा तभी आप गेस्ट को एंट्री देंगे। गेस्ट बाहर खड़ा हुआ है, पहले आप अपने आप को रेडी करो। तो सेल को हम पहले क्या करेंगे, ठंडा, मतलब ठंडा करें, फिर उसके बाद 42 डिग्री सेंटीग्रेड का उसको हीट दिया, फिर उसको फिर और ठंडा किया। मतलब ये ऐसा हुआ, ठंडी, फिर गर्मी, फिर ठंडी। शॉक होने की वजह से इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ी कॉम्पिटेंट हो गई और डीएनए इसके ऊपर आकर चिपक गया। अब आपका जो होस्ट है, होस्ट सेल है जिसके अंदर आपको डीएनए घुसाना है, वो कॉम्पिटेंट बन चुका है। क्लियर है, क्या बन चुका है बच्चों, कॉम्पिटेंट बन चुका है। क्लियर, ध्यान हो इतनी बात। अब एक और कहानी बताती हूँ, कॉम्पिटेंट बनाने में और एक और बहुत बड़ा रोल किसका है, कॉम्पिटेंट बनाने में एक और रोल है कैल्शियम क्लोराइड का। इस मीडियम में आप और क्या डालते हो, कैल्शियम क्लोराइड। ये तो तीनों प्रोसीजर करते ही हो, साथ में कैल्शियम क्लोराइड भी डालते हो। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ये सेल परमिबिलिटी को थोड़ा सा जो है इंक्रीज करता है और डीएनए वहां पर जाकर चिपक जाता है। तो जब भी हमको कोई भी वेक्टरलेस ट्रांसफर करना है, अगर हम कोई इंजेक्शन या गन यूज नहीं कर रहे हैं, तो अगर हमें कोई चीज़ ट्रांसफ़र करना है तो सबसे पहले होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना होता है। होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हमें उसे एक मीडियम में रखना होता है, कैल्शियम क्लोराइड जिसमें हो, जिससे सेल की परमिबिलिटी चेंज हो जाती है, और साथ में उसे आइस वाला शॉक देना होता है जिसमें सेल की परमिबिलिटी और चेंज होती है और डीएनए उसके चारों तरफ चिपक जाता है। तो पहला स्टेप होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना है, और फिर अब दे दो इसको भैया इलेक्ट्रिक शॉक दो, ठीक है। दूसरे में क्या दोगे, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक दोगे। थर्ड में इलेक्ट्रिक शॉक से क्या जनरेट होंगे, पोर जनरेट होंगे। जैसे ही पोर बेटा जी जनरेट हुए, ध्यान समझिए, जैसे ही आपके सेल में क्या जनरेट हुए, ये पोर जनरेट हुए, ये ट्रांजिएंट पोर है, वैसे ही आपका जो डीएनए है, ध्यान समझिए, आपके सेल के अंदर पहुंच गया। क्लियर है। सो फर्स्ट इलेक्ट्रोपोरेशन से पहले हमें अपनी सेल को कॉम्पिटेंट बनाना होता है, इसके बाद आप ये पूरा प्रोसीजर कर सकते हैं। अब आपको चलिए पढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा मजा आ जाएगा जिससे। ओके, सो कहाँ थे यार, ओके, नाउ we make the competent host by treating them with a specific concentration of divalent cation such as calcium chloride और by the heat shock। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर मान लो, ध्यान सुनो,
अगर इसमें कैल्शियम क्लोराइड नहीं भी डाला, कहाँ गया यार, अगर इसमें कैल्शियम क्लोराइड नहीं भी डाला तो भी इससे आपका कॉम्पिटेंट होस्ट बन सकता है। मतलब ये एक प्रोसीजर है बच्चों और ये एक प्रोसीजर है, मतलब आप दो तरीके से अपने होस्ट को रेडी कर सकते हो। या तो मीडियम में कैल्शियम क्लोराइड डाल दो तो भी सेम चीज बताया मैंने, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज होता है, तो या तो तुम इसको ऐड कर दो तो भी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी, या तो सिर्फ ये करो तो भी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी। दोनों में से कोई मेथड अपनाए, दोनों एक साथ अपनाए। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेटली आवर ऑब्जेक्टिव टू चेंज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल। वंस द परमेबिलिटी ऑफ द सेल गेट चेंज, आसानी से आपका जो डीएनए है वो कहाँ एंट्री ले सकता है, आपके सेल के अंदर। क्लियर हो गई इतनी बात। सो सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले वी हैव टू मेक द कॉम्पिटेंट होस्ट। हम कैसे कर सकते हैं, आइस हीट, आइस वाला ट्रीटमेंट दे सकते हैं या डाइवेलेंटाइन कैल्शियम क्लोराइड दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी सेल परमेबिलिटी चेंज होगी और वो सेल रेडी हो जाएगी डीएनए को लेने के लिए, ठीक है। और जब भी हम इस डीएनए को किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं, डालते हैं, तो उसे ट्रांसफेक्शन कहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफेक्शन, ठीक है। जब डीएनए को यूकैरियोटिक सेल में डाला जाता है तो ये कहलाता है ट्रांसफेक्शन, पर जब डीएनए को यूकैरियोटिक सेल की जगह प्रोकैरियोटिक सेल में डाला जाता है बच्चों तो इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है, हाँ। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, ओके। Process of gene transfer into the host cell without using a vector, ध्यान समझिए, process of gene transfer without using a vector called as vectorless gene transfer, ठीक है। पर अगर हम ये ऐसा करना चाहते हैं तो पहले कॉम्पिटेंट बनाना होगा, ठीक है। कौन कौन से मेथड है बच्चों, इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर और बायोलिस्टिक मेथड, मतलब इसमें हम एक जो है जीन गन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन बताया, ये क्या है, शॉर्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। पहले कॉम्पिटेंट होस्ट बनाओ, फिर अगर कॉम्पिटेंट होस्ट बन गया है तो उसे शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द हाई फील्ड स्ट्रेंथ देंगे, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और इसमें छोटे छोटे पोर्स बनेंगे और उसके बाद ये जो पोर्स है इसके थ्रू आपका जो टारगेट डीएनए है वो घुस जाएगा। सो क्या किया, पहले होस्ट बना, डीएनए देखो आसपास आ गया है, कॉम्पिटेंट बनाया, फिर उसको शॉक दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, शॉक से पोर जनरेट हुए और डीएनए अंदर घुस गया, ये पोर वापस से जो है बंद हो गए, आपकी नई सेल, मतलब वही सेल फिर से रिपेयर हो गई, ठीक है। ये हुआ इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। फर्स्ट मेथड आई थिंक वी हैव क्लियर कि हमको सबसे पहले इलेक्ट्रोपोरेशन डन हुआ, सबसे पहले कुछ भी करना है, पहले होस्ट को हमको क्या करना है, कॉम्पिटेंट बनाना है, ठीक है, उसको लायक बनाओ, फिर उसके बाद जो कहानी करना है करो, ठीक है। सो हम जो है ध्यान से देखिए, आप इस तरीके से, मतलब इलेक्ट्रोपोरेशन की वजह से आप अपनी सेल में छेद क्रिएट करते हो, ठीक है, बट फर्स्ट वी हैव टू मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हीट शॉक, हीट मतलब हीट आइस हीट आइस देने की वजह से भी सेल में क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं और डीएनए अपने आप अंदर घुस जाता है। मेरी बात समझ रहे हो, कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड देने की जरूरत नहीं होती, कई बार इलेक्ट्रोपोरेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन को लाइज करना होता तो हम करते क्या, यही आपका हीट आइस देते हैं, सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट जाती है और हम अपना डीएनए एंटर ले सकते हैं। पर अगर हमको प्रिसाइज और अच्छा मैनर चाहिए कि हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली वो मेथड हो ही, फेलियर ना हो, तो इलेक्ट्रोपोरेशन कर लीजिए। तो पहले कॉम्पिटेंट बना लीजिए, फिर इलेक्ट्रोपोरेशन कर दीजिए और अपना डीएनए अंदर डाल लीजिए। कई मतलब ये तो एक प्रोसीजर इलेक्ट्रोपोरेशन का, पर इलेक्ट्रोपोरेशन नहीं भी करोगे ना बच्चों तो हीट आइस से ही सेल बर्स्ट हो जाती है, कैल्शियम क्लोराइड डालने से ही सेल परमिएबल हो जाती है, डीएनए जाने के चांसेस होने लगते हैं। पर हमको क्या चाहिए है बेटा, हमको फुल प्रूफ मेथड चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमारी सेल जो है टूटे, सेल मेम्ब्रेन टूटे, तभी तो डीएनए अंदर जाएगा। तो इसलिए एडिशनली वी हैव टू डू इलेक्ट्रोपोरेशन, वी हैव टू पुट द competent cell into the electric field. When we apply the electric field, the cell membrane get boom 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 boom, transient pore develop होंगे और वहां से डीएनए एंटर करेगा और फिर वो पोर रीजनरेट हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इज अब अलग अलग और मेथड हो सकते हैं। आपको कौन सा पढ़ना है, आपको माइक्रो इंजेक्शन और जीन गन के बारे में पढ़ना है। चलिए और देखते हैं। आइए, इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया, नाउ माइक्रो इंजेक्शन। चलिए माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, देखिए जनरली माइक्रो इंजेक्शन का प्रोसीजर जो होता है वो ह्यूमन के लिए बड़ा अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी टारगेट डीएनए को डायरेक्टली न्यूक्लियस में छोड़ देते हैं। समझ रहे हो ना बात को। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से सुनना, जैसे मान लो ये जनरली ये माइक्रो इंजेक्शंस जो होता है ना, ये जनरली एनिमल्स के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, एनिमल्स के लिए बड़ा पॉपुलर है माइक्रो इंजेक्शन। इवन तुमको पता है
इंट्रा सेल्यूलर स्पर्म ट्रांसफर जो है आपका मेथड, जिसमें हम सेल के अंदर डायरेक्टली स्पर्म को छोड़ देते हैं, वहां पर यही मेथड अप्लाई किया जाता है। क्या करते हैं, सबसे पहले एक आपका पाइपेट होता है, ग्लास पाइपेट, ध्यान से सुनना, ठीक है। ग्लास पाइपेट से हम अपने टारगेट सेल को ऐसे सक कर लेते हैं। व्हाट इज ग्लास पाइपेट, ये इस शेप का होता है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये इस शेप की ग्लास पाइपेट होती है, ठीक है। लेबोरेटरी में जनरली हम लोगों ने बड़े बड़े ग्लास के पाइपेट देखे होंगे। इससे काम क्या किया जाता है कि भैया कोई सोल्यूशन सक करना है, किसी को देना है, तो जनरली इस मेथड के लिए होता है। मतलब अगर कोई बहुत बड़ा बीकर है और अगर उससे कोई सोल्यूशन निकालना है तो अब मुंह डाल के तो निकालेगा नहीं अपन, तो अपन लोग क्या करते हैं, बड़ी सी पाइपेट डालते हैं, सक करते हैं, पूरा पीना नहीं पड़ता, हल्का सा सक करते हैं तो उसमें लोड जाती है, उसके बाद इसको एयर ना जाए नहीं तो लूज हो जाएगा, यहाँ से बंद करते हैं, ले जाते हैं, जहाँ डालना है तो सोल्यूशन डाल देते हैं। ऐसे ही एक ग्लास पाइपेट होता है। ग्लास पाइपेट में बहुत सारे सेल्स हैं, तो बहुत सारे सेल मीडियम से हम एक ग्लास पाइपेट की मदद से ऐसे सेल को ऐसे सक कर देते हैं। तो यहाँ पे सेल क्या होती है बच्चों, चिपक जाती है। मेरी बात समझ रहे हो ना, तो सेल क्या होती है, यहाँ पे चिपक जाती है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब यहाँ से आपको एक माइक्रो पिपेट लाना है। इस माइक्रो पिपेट के अंदर क्या होगा, डीएनए। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो बच्चों, माइक्रो इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा, ध्यान समझिए, मान लीजिए ला 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 ला, ये है कोई पाइपेट, ठीक है। देखो कभी मैं सीधी लाइन भी ना सीधी नहीं बना सकती, ठीक है। ये है अपनी कोई, ठीक, दिस इज अ पाइपेट, ध्यान से देखते जाइएगा, ओके ओके। ये है अपनी पाइपेट, ओके। इसमें हमने क्या चिपका रखा है, इसमें हमने चिपका रखी है अपनी सेल, ठीक है। इसमें मान लीजिए हम लोगों ने अपनी सेल को चिपका रखा है, ब्लू ही हो गया ना, ओके। सो मान लीजिए ये इसमें अपनी सेल चिपकी हुई है। थोड़ा सा और पतला बनाना चाहिए मुझे, ये अच्छी नहीं लग रही है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, ओके, नाउ इट इज गुड, ठीक है। मान लो इसमें मैंने अपनी सेल को चिपका रखा है, क्लियर करें, ध्यान से देखना। ये है मेरी पाइपेट, ठीक है, ये मेरी पाइपेट हो गई, स्पेलिंग चेक कर लेना है, ठीक है। और ये है मेरी सेल, ओके बच्चों। और ये है मेरा बेटा जी डिजायर्ड डीएनए, ठीक है, ये है मेरा डिजायर्ड जीन, ओके। अब मैं क्या करूं, ये है आपकी पाइपेट, पर यहाँ पर मेरे पास एक होती है माइक्रो पाइपेट, ठीक है। कैसे दिखाई देती है वो बताती हूँ मैं, मतलब ऐसे दिखाई दे जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हैंडल होता है उसका, ठीक, और ये ऐसे पॉइंटेड दिखाई देती है, ठीक। ये माइक्रो पाइपेट के अंदर हम लोगों को क्या भर देना है, अपना डिजायर जीन, ठीक है, डिजायर जीन आ गया, डिजायर जीन इसके अंदर। अब ये माइक्रो पाइपेट इसके अंदर जाएगी, ठीक है, ये देखो, ये इसके अंदर गई, ये इसके अंदर गई, ऐसा बना दे रही हूँ मैं, ठीक है। ये माइक्रो पाइपेट इसके अंदर गई बच्चों, और इसने अपना डिजायर जीन डायरेक्टली कहाँ छोड़ना है, इसे अपना डिजायर जीन डायरेक्टली छोड़ना है न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ छोड़ना है, न्यूक्लियस के अंदर छोड़ दिया, क्लियर है। सो यही हुआ माइक्रो इंजेक्शन। क्या हुआ बच्चों, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। इसमें आपको होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने की जरूरत नहीं है। इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शंस जो होते हैं, ध्यान से सुनो, इधर देखो, रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, इंट्रासेल्यूलर, ध्यान सुनिएगा, स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, ICSI, ये यही मेथड है। हम लोगों ने, ये है आपका ओवम, ठीक है, और ये है आपका ओवा का न्यूक्लियस, ठीक है, डन। और ये हमने ओवा के अंदर क्या छोड़ दिया, ये हमने छोड़ दिया स्पर्म का डीएनए, ठीक है। तो बेसिकली जब हम न्यूक्लियस के अंदर अपना स्पर्म डीएनए छोड़ रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है, या सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर नहीं छोड़ रहे हो, पर अगर मुझे स्पर्म क्या है, स्पर्म को छोड़ना है सेल के अंदर, तो मैं क्या यूज करूंगी, मैं यही मेथड इस्तेमाल करती हूँ। क्लियर है, समझ में आई बात। मान लो इस सेल के अंदर मुझे स्पर्म को छोड़ना है, तो मैं क्या करूं, मैं इस माइक्रोपिपेट से, ये क्या है बच्चों, ये है माइक्रोपिपेट, ठीक है, ध्यान से देखो रे इधर, ठीक है ना, ये क्या है बच्चों, ये है माइक्रोपाइपेट। तो मैं अपना पहले ओवा लूं, ओवा के अंदर माइक्रो पाइपेट से उसके सेल के अंदर स्पर्म को डायरेक्ट घुसेड़ दूं। मतलब इतना टेंशन नहीं मांगता यार, इतना टेंशन नहीं चाहिए कि ह्यूमन बीइंग पहले इजैकुलेट करेगा मेल, फिर स्पर्म ट्रैवल करेगा, फिर ओवा के पास जाएगा। अगर ऐसी परेशानी है किसी फीमेल के साथ, तो हमारे पास ये भी प्रोसीजर होता है कि हम ओवा में डायरेक्टली स्पर्म को ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं होगी, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो पाइपेट। यही है माइक्रो इंजेक्शन मेथड, ठीक है। सो हमने क्या करना है, एक पाइपेट में अपनी सेल को ऐसे चिपका के रखना है, सेल होल्ड हो गई, अब उसमें माइक्रो पाइपेट से आप अपना डिजायर जीन घुसा दो डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस। ये तो डायरेक्टली डीएनए की बात हुई, पर अगर स्पर्म की बात करेंगे तो हम सेल में भी छोड़ देंगे तो भी फर्टिलाइजेशन तो हो ही जाएगा। क्लियर है।
आगे बात करें, सो डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल और द प्लांट सेल, ठीक है। तो ये प्लांट सेल में भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये एनिमल सेल और प्लांट, जनरली एनिमल सेल के लिए यूज करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये एनिमल सेल में भी हो सकता है और प्लांट सेल में भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जब भी हम डीएनए ट्रांसफर की बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली ह्यूमन मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल के साथ होता है, क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल रिसेप्टिव नहीं होते, तो बोलती भाड़ में जा, हम अपना मटेरियल तो संभाल नहीं पा रहे, तेरा अलग से कहाँ ले ले। तो जनरली जब भी हम बात करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में किसी दूसरे जीन को डालने की, तब बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए ये सारे जो है वेक्टर नहीं प्लांट में नहीं चला टीआई प्लाज्मिड, नहीं चला रेट्रोवायरस, तो ऐसे मेथड जो है बनाए गए हैं जिसमें आपको कोई वेक्टर मांगता नहीं, डायरेक्टली जाओ सेल के अंदर घुसा दो अपना डीएनए बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शंस, माइक्रो पाइपेट, क्लियर है। तो इसमें अच्छा देखो, स्पर्म में हम लोग जो है स्पर्म का न्यूक्लियस कहाँ छोड़ रहे थे, स्पर्म का न्यूक्लियस स्पर्म सेल के अंदर छोड़ते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि डिजाइन, आप मान लो आप सेल नहीं लाए, स्पर्म नहीं लाए हो, आप डायरेक्टली क्या लाए हो, सिर्फ डीएनए लाए हो। अगर आप डीएनए लाए हो तो आपका इंजेक्शन डायरेक्टली कहाँ होना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए। जब न्यूक्लियस के अंदर जाएगा वो डिजायर्ड डीएनए, तो आपके होस्ट डीएनए के साथ मिक्स होगा और इस तरीके से होस्ट डीएनए डिवाइड होगा, सेल डिवाइड होगी और हमको डिजायर्ड जीन की कॉपी मिल जाएगी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है इतनी बात। सो व्हेनेवर वी पुट द इंजेक्शन और द माइक्रोपाइपेट व्हिच कंटेन द डीएनए डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल, then what will happen? The DNA get delivered into the host cell and it get integrated with the host cell DNA, and after some time the host cell get replicated and they divide into the many cell and the host cell get divided, आपका desired gene अपने आप ही डिवाइड होगा, आपको मल्टीपल कॉपीज मिल जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट और एनिमल सेल में भी होस्ट सेल का डीएनए बना मतलब आप अपना डिजायर्ड डीएनए बना सकते हो बाय द माइक्रो इंजेक्शंस। क्लियर है। तो पहला मेथड इज द इलेक्ट्रोपोरेशन, दूसरा मेथड इज द माइक्रो इंजेक्शन। तो ये है होल्डिंग पाइपेट, लुक एट दिस, ये है आपकी सेल। क्लियर है। यहां से हमने डायरेक्टली न्यूक्लियस में क्या डाल दिया है, इसमें डायरेक्टली हमने स्पर्म का न्यूक्लियस डाल दिया। इंजेक्शन नीडल कंटेन द डीएनए सॉल्यूशन, किसका डीएनए है, स्पर्म का डीएनए है। क्लियर है। तो ये सबसे इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड कि अगर कोई फीमेल का ओवर रिसेप्टिव नहीं है, ध्यान से सुनिए, अगर किसी फीमेल का ओवर रिसेप्टिव नहीं है तो क्यों नहीं वो ये मेथड अपनाती है, भैया नीडल से डायरेक्टली हम माइक्रोपाइपेट से डायरेक्टली हम क्या घुसाड़ देते हैं, अपना डिजायर्ड डीएनए इनटू द ओवम। यही इसमें हो रहा है और दोनों फर्टिलाइज करके जाइगोट बन जाता है। चलिए, अब प्लांट के लिए जनरली हम लोग जीन गन मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, जीन गन मेथड। इट इज द बायोलिस्टिक मेथड और द जीन गन मेथड। इसमें क्या होता है ये भी देख लीजिए, इसमें क्या होता है देखो, गन में क्या डालते हो बच्चों, गोलियां। ठीक है, गोलियों की लीला रास लीला। ठीक है, तो गन में हम क्या डालते हैं, हम डालते हैं अपना गोली। ठीक है, चलिए अब ये कोई प्लांट है और मैं चाहती हूं कि इसमें कोई मेरा डिजायर्ड जीन घुस जाए, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास एक गन होगी। अब मेरे को गन बनाते तो नहीं आ रहा, बट आई एम ट्राइंग सो कि एक छोटी सी गन बना पाऊँ, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं गन बना पाऊंगी। ऐसे बना दूं क्या गन, कैसी लग रही है ये, ऐसा लग रहा है मैच का कोई फॉर्मूला बना रही हूँ मैं। देखो नहीं, ऐसा नहीं बनाना यार मुझे, ना इट इज ओके। ठीक है, मान लो ये कोई मैंने एक गन बनाई, ठीक है, और थोड़ा सा अजीब ही गन बनी है, पर मान लो यार कि गन है यार, अब तुम्हारी मैम को गन नहीं बन रहा है तो क्या करे बेचारी। ठीक है, ये मैंने कोई गन बनाई, ये तो मुझे लग रहा है ऐसे आरी वाली ब्लेड बना दी मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल लोड किया। ठीक है, दिस पार्टिकल, ओके, ये है आपकी गन। ठीक है, ये है आपकी गन, या इसी को हम कहते हैं जीन गन। क्लियर है, ये है आपकी जीन गन। यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल लोड किया। क्या लोड किया, पार्टिकल लोड किया। क्लियर। इस पार्टिकल में क्या है, आपका डीएनए रैप है। ध्यान सुनना, इस पार्टिकल में आपका डिजायर्ड डीएनए रैप है। इस पार्टिकल में आपका डिजायर्ड डीएनए रैप है। क्लियर, ओके। ये पार्टिकल जो है ये किस चीज का, ये है गोल्ड प्लेटेड। ओहो, ये तो बड़ा ही महंगा है यार, गोल्ड प्लेटेड या है ये टंगस्टन प्लेटेड। ठीक है, गोल्ड प्लेटेड या टंगस्टन प्लेटेड, क्योंकि अनरिएक्टेड मेटल होते हैं इसलिए हम इसका यूज करते हैं। और जैसे ही देखो ध्यान से, जैसे ही यहां से मारोगे, यहां से ट्रिगर दबाओगे, जैसे ही ट्रिगर दबाओगे बम। ठीक है, ये जो पार्टिकल, क्योंकि इसमें बम्बार्डिंग की क्षमता होती, बम्बार्ड तेज से करते, बहुत तेजी से अंदर जाते हैं पार्टिकल, और ये अपना सेल में डिजायर्ड डीएनए छोड़ देंगे। क्लियर है, समझ में आए बात। तो जैसे गोली होती है, गोली के अंदर कितनी स्पीड होती है गोली में, किसी गोली मारो, ठीक है,
किसी को भी हम तेज से गोली मारते हैं तो गोली जो है उड़ती हुई छाती चीर के बाहर चली जाती है कि नहीं चली जाती, यहाँ पर भी ऐसे करना है। बस गोली की जगह पर आप एक ऐसा पार्टिकल यूज कर रहे हैं जो कि गोल्ड प्लेटेड और टंगस्टन प्लेटेड है, इसके ऊपर डीएनए रैप है। जैसे आप इसको गोली मारोगे ना तो प्लांट के अंदर जो बहुत सारी सेल्स हैं, ये पार्टिकल के इतना तेज से चलता हुआ आएगा कि ये डीएनए इसके अंदर छोड़ देगा। बस इतना सही है बच्चों, इतना सही है, ठीक है। पढ़ते हैं। बायोलिस्टिक is a means of introducing DNA into the cell that involves the bombardment of the cells with the high velocity microprojectile coated with the DNA। समझ में आया बात? तो जैसे गोलियों में रहती है ना आपकी बुलेट्स, ठीक है, अब तेज से अपन बुलेट मारते हैं तो कितना वेलोसिटी से जाती है, आपका छाती वाती चीरते हुए चली जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही है कुछ। हम एक गन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हम गोलियों की जगह पर क्या यूज कर रहे हैं, गोलियों की जगह पर हम कुछ माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोजेक्टाइल जो तेज से चलेंगे, जो पार्टिकल्स हैं। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, कहाँ है, टंगस्टन एंड गोल्ड पार्टेड, ठीक है, पार्टिकल्स, और इसके ऊपर डीएनए रैप होता है। जब हम इसको ऐसे खचक से मारते हैं तो तेज से ये पार्टिकल अंदर जाते हैं प्लांट के और डीएनए छोड़ देते हैं। द बायोलिस्टिक मेथड टंगस्टन और गोल्ड कोटेड विद द फॉरेन डीएनए के साथ कोट रहते हैं और बम्बार्ड किया जाता है टारगेट सेल पे। मान लो कि मुझे इस लीफ की किसी सेल पे क्या करना है, टारगेट करना है, तो मैंने इसको पकड़ा, इस पे बम्बार्ड कर दिया, मेरा डीएनए उस सेल पे पहुंच गया। सेल दिखेगी नहीं पर ये जस्ट लक बाय चांस है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या है, कैसा होता है इसमें कहानी। तो ये है आपका प्लास्टिक डिस्क विद डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने बम से मारा, तो जितने भी आपके डीएनए विद गोल्ड पार्टिकल थे वो सब सेल के अंदर इस तरीके से चले गए। डीएनए कोटेड विद गोल्ड पार्टिकल, तो जितने भी गोल्ड पार्टिकल है ना, ये गोल्ड पार्टिकल आपको दिख रहे हैं ना, इन सब के ऊपर डीएनए है। तो पार्टिकल तो किसी भी सेल के अंदर आसानी से चला जाता है। तो बेसिकली टंगस्टन एंड गोल्ड पार्टिकल का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन पार्टिकल्स के पास मेरा डीएनए रैप है। तो पार्टिकल तो किसी भी प्लांट सेल के अंदर आसानी से जा सकते हैं, तो जैसे ही पार्टिकल जाएगा ये टारगेट डीएनए को भी ले जाएगा। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्लांट, ठीक है। मैं ये प्लांट के लिए किया जाता है, एनिमल के लिए। तो माइक्रो इंजेक्शन दोनों के लिए जाता था, मेनली एनिमल के लिए, ठीक है। तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्लांट, येट दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज टू इंसर्ट द जीन इनटू द एनिमल दैट प्रमोट टिश्यू रिपेयर्स टू द सेल। अगर एनिमल के लिए यूज कर रहे हैं तो टिश्यू रिपेयर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो हम लोगों ने कौन कौन से मेथड, ये वाला आपको सीखना नहीं, केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, पहले सेल को ट्रीट करो, सेल परमिएबल हो जाएगी तो जीन ट्रांसफर करो। सो बेसिकली माइक्रो इंजेक्शंस को और आपका बायोलिस्टिक मतलब जीन गन मेथड को छोड़ दें। अगर आप इलेक्ट्रोपोरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले आपको अपनी सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम दो मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे। वन, एक आइस मेथड, और इसमें तो इलेक्ट्रोपोरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, सेल अपने आप जो है इतनी परमिएबल हो जाती है कि आप आसानी से डीएनए ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है? अब आपने क्या किया, या तो आप ये कर लो जो कि सस्ता सुंदर टिकाऊ मेथड है। वैसे आपके लैब में वैसे कैल्शियम क्लोराइड मिल जाता है। कैल्शियम क्लोराइड के पास भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसे किसी मीडियम में डाला जाए जिसमें भर भर के सेल पड़ी हुई हैं, तो सेल उसको बोलती है आ गया मेरा दुश्मन आ गया, और उसको देखते ही वो, या जैसे टच में आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पतली हो जाती हैं और डीएनए बोलता है आप चल तेरे को बताते हैं हम, और डीएनए चारों तरफ से उसके चिपक जाता है। और इस डीएनए का चारों तरफ से चिपक जाना मतलब ही यही है कि होस्ट इज कॉम्पिटेंट, होस्ट इज रेडी, चिपक गया है। अब कुछ नहीं करना है भैया, उसको हीट शॉक दो, या हीट दो, 440 वोल्ट के झटके दो, ये तो बता रही हूं, गाना है ना, झटके दो, सेल आपकी जो है बीच से पोर्स जनरेट करेगी और डीएनए सर्रे से अंदर घुस जाएगा। पर ये डीएनए सर्रे से जो अंदर घुसेगा लल्ला, वो आपको याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर वापस से बनेगी। समझी गई क्या बोला मैंने, कि एक बार टूट गया, डीएनए अंदर घुस गया, तो वापस से सेल मेम्ब्रेन पूरी रीजनरेट होगी। क्लियर है? ये नहीं कि फटी रहेगी, टूटी रहेगी, छेद बना रहेगा। क्लियर हो गया इतनी बात? नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा माइक्रो इंजेक्शन का मेथड। माइक्रो इंजेक्शन मेथड में हम लोगों ने ये पढ़ा कि भैया एक ले आओ, एक ग्लास पिपेट ले आओ, सेल को चिपका लो। जनरली माइक्रो इंजेक्शन प्रोसीजर हम तब करते हैं जब हमें स्पर्म के न्यूक्लियस को आपके कहाँ पहुंचाना होता है, आपके इस ओवा के अंदर। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन मेथड जो है, इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम स्पर्म को ओवा के अंदर ट्रांसफर करते हैं, स्पर्म का हेड, स्पर्म का न्यूक्लियस। पर यहाँ पर हम स्पर्म का न्यूक्लियस नहीं ट्रांसफर करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर करेंगे इनटू द न्यूक्लियस। इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन जब हमने मेथड पढ़ा था तो हम स्पर्म का न्यूक्लियस ओवा के अंदर ट्रांसफर कर रहे थे। क्लियर है? पर यहाँ पर माइक्रो इंजेक्शन मेथड वो मेथड होता है जिसमें हमें डिजायर्ड डीएनए को पहुंचाना है न्यूक्लियस के अंदर, सेल वेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में नहीं, डायरेक्टली
आपके न्यूक्लियस के अंदर। फिर हम लोगों ने पढ़ा जीन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, आपके टंगस्टन एंड गोल्ड प्लेट कुछ पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर डीएनए आपका रैप किया हुआ है। क्लियर हो रही बात? जिसके ऊपर क्या रैप किया हुआ है? जिसके ऊपर डीएनए रैप किया हुआ है। फिर उस गन को हम जो है किसी सेल के ऊपर लगाते हैं, बम से गन को मारते हैं तो आपका डीएनए तेज स्पीड से सेल के अंदर पहुंच जाता है और बस यही तो बात है। ठीक है, इसलिए जनरली हम ऐसे मेटल्स का इस्तेमाल करेंगे जो नॉन रिएक्टिव है, क्योंकि रिएक्टिव होगा तो सेल के अंदर घुसते ही सेल खराब कर देगा। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल. Why? In order to force the bacteria to take up the plasmid, the bacterial cell must first make competent to take up the DNA. हम जबरदस्ती बैक्टीरिया के अंदर नहीं घुसा सकते, पहले उसको competent बनाना पड़ेगा. This is done by the treating them with a specific concentration of the divalent cation such as calcium, which increases the efficiency with DNA and DNA enters through the. अच्छा क्या किया? फिर उसके बाद कुछ नहीं, तो इलेक्ट्रिक शॉक दो, पोर बन जाएगा, अंदर चले जाओगे. Recombinant DNA can force into the such cell by incubating. अच्छा क्या किया आपने? कैल्शियम क्लोराइड दिया, ठीक है, उसको हीट शॉक दे दो, उसको बताया मैंने पूरा मेथड है. द रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी फोर्स्ड इनटू द सच सेल बाय इंक्यूबेटिंग द सेल विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन द आइस फॉलोड बाय द प्लेसिंग ब्रीफली इनटू 42 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन प्लेटिंग इन बैक इनटू द आइस. दिस इनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. समझ में आ रही बात? तो अपन ने क्या किया? अपन ने कुछ नहीं किया बेटा, अपन ने ये जो मेथड है ना, ये वाले मेथड, ठीक है, ये इलेक्ट्रोपोरेशन है. ये मेथड क्या है? कहाँ गया? ये मेथड इलेक्ट्रोपोरेशन है. ये इलेक्ट्रोपोरेशन. समझ में आ रही बात? कुछ नहीं किया अपन ने, कैल्शियम क्लोराइड में डाला, उसकी परमिबिलिटी बढ़ाई, ठीक है, फिर अपन ने क्या, इलेक्ट्रिक शॉक में रख दिया, फट गया, छेद हो गए. या हम एक और मेथड क्या कर सकते थे? हम एक और मेथड कर सकते थे कि भैया तुम उसको पहले ठंडी में रखो, फिर गर्मी में रखो, फिर ठंडी में रखो, सेल क्या हो, सेल मेम्ब्रेन परमेबल हो जाएगी, फिर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो. इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो सेल और सेल में छेद हो जाएंगे, डीएनए अपने घुसा दो. यहाँ इलेक्ट्रोपोरेशन के बारे में बात नहीं किया, पर मैंने आपको बता दिया. ठीक है, उसके बाद ये तो तब हुआ बच्चों जब हम किसी सेल को कॉम्पिटेंट बना सकते थे. पर बहुत सारी ऐसी सेल हैं जिनको हम कॉम्पिटेंट नहीं बना सकते, जैसे एनिमल सेल हो गई, ठीक है, जैसे कि प्लांट सेल हो गई. तो इनके में क्या करें? तो इनके में हम कुछ नहीं कर सकते, हमको कुछ ऐसा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि स्पीड से जो डायरेक्टली डीएनए पहुंच सके. ठीक है, क्योंकि अगर मुझे वेक्टरलेस ट्रांसफर करना है किसी बैक्टीरियल सेल में, तो उसे मैं कॉम्पिटेंट बना सकती हूँ, तो उसे कैल्शियम क्लोराइड में रख सकती हूँ, तो उसे हीट शॉक दे सकती हूँ, उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती हूँ. पर अगर मुझे किसी एनिमल सेल में बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना है तो उसे ये थोड़ी कर सकते हैं बेटा. तो उसके लिए हमने मेथड क्या निकाला है? माइक्रो इंजेक्शन. माइक्रो इंजेक्शन में हमने क्या करना है? कुछ नहीं करना है. ठीक है, डीएनए को हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं इनटू द एनिमल सेल के न्यूक्लियस में. ठीक है, उसके बाद प्लांट के लिए कौन सा हम करते हैं? बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं? बहुत हाई वेलोसिटी से क्या भेजते हैं? माइक्रो पार्टिकल ऑफ द टंगस्टन एंड गोल्ड. ठीक है, जिसके ऊपर क्या होता है? डीएनए. जब ये पार्टिकल सेल के अंदर जाते हैं तो साथ ही साथ डीएनए भी ले जाते हैं हमारा वाला, और उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद कुछ नहीं करते, उसके बाद हमारा ट्रांसफर हो गया. ठीक है, लास्ट मेथड यूजेस द डिसआर्म पैथोजन वेक्टर्स which when allowed to the infect the cell transfer the recombinant DNA into the host. ये वो वाला था अपना टीआई प्लाज्मिड अपन इस्तेमाल किए थे, अपन वो वाला इस्तेमाल किए थे, दैट रेट्रोवायरसेस, इनका इस्तेमाल अपन ने किया था. तो इसमें हमने क्या किया था? सबसे पहले ये वही वाली बात कह रहा है एनसीईआरटी. लास्ट मेथड ये था वेक्टरलेस ट्रांसफर, हालांकि ये तो वेक्टर के थ्रू ही हुआ था. तो इसमें डिसआर्म्ड हमने किसको किया था? हमने डिसआर्म वेक्टर में वो पढ़ा था. दिस इज द वेक्टर ट्रांसफर. ओके, दिस इज द वेक्टर ट्रांसफर. ये क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से सुनो. कई बार डिसआर्म्ड पैथोजन को मतलब कि टीआई प्लाज्मिड, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूं. हमने देखा था कि वहां पर हमने टीआई प्लाज्मिड को क्या किया था? टीआई प्लाज्मिड के फालतू वाले टीआई जीन को हटा दिया था, उसमें अपना डिजायर्ड जीन घुसा दिया था. ये हो गया डिसआर्म पैथोजन. डिसआर्म पैथोजन हो गया ना यार, डिसआर्म पैथोजन. हमने रेट्रोवायरस की फालतू चीजों को हटा दिया तो उसमें अपना डिजायर्ड जीन घुसा दिया था, तो रेट्रोवायरस को भी डिसआर्म कर दिया. इस तरीके से भी हम जीन ट्रांसफर कर सकते हैं. नाउ we have learned about the tools for the constructing recombinant DNA technology. हमने tools पढ़ा, हमने enzymes पढ़े, हमने vectors पढ़े, हमने types of vector पढ़े, हमने वेक्टर का आपके होस्ट डीएनए का, मतलब जो डीएनए डिजायर्ड डीएनए का ट्रांसफर बाय द वेक्टर पढ़ा, जिसमें हमने प्लाज्मिड पढ़ा. फिर हमने डिजायर्ड डीएनए का ट्रांसफर इनटू द एनिमल सेल पढ़ा, फिर प्लांट सेल पढ़ा, और आज तो मैंने विदाउट वेक्टर भी ट्रांसफर आपको बता दिया. क्लियर है ना?
तो हमने सब कुछ टूल्स वूल्स सब डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा प्रोसीजर शुरू करूंगी, क्लियर है? फिर से वही कहानी शुरू होगी पूरा स्टार्टिंग से, क्लियर है? तो आज की कहानी जो मैंने आपको सुनाई, उसमें मैंने आपको पता है क्या सुनाया? उसमें मैंने आपको सुनाया कि ज़रूरी नहीं है, मतलब वैसे तो हम जनरली वेक्टर से के थ्रू ही जीन को ट्रांसफ़र करते हैं, पर बहुत सारी मेथड ऐसी होती है जिसमें वेक्टर हम यूज़ नहीं करते, ठीक है? सिंपल सेल्स के अंदर विदाउट वेक्टर अगर आपको जीन ट्रांसफ़र करना है तो आप इलेक्ट्रोपोरेशन, हीट शॉक जो है, हीट शॉक मेथड का एप्लीकेशन करते हैं। पर इन दोनों मेथड को करने से पहले आपको सेल को कॉम्पिटेंट बनाना होगा, जिसके लिए आप कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बताया कि हीट शॉक देने से भी कई बार सेल कॉम्पिटेंट होती है, इलेक्ट्रोपोरेशन अप्लाई कर दो, डीएनए पहुंच जाएगा। कई बार आपकी सेल जो है गरम ठंडा करने से छेद वाली हो जाती है और उसमें अपना डीएनए ट्रांसफर कर दो। अगर आप गरम ठंडा नहीं करना चाहते तो कैल्शियम क्लोराइड पे डाल दो, तो भी कॉम्पिटेंट हो जाएगी और आप अपना डीएनए जैसे मर्जी चाहो भेज दो, क्लियर है? जीन गन मेथड पढ़ा, माइक्रो इंजेक्शन पढ़ा, ये सारी चीजें आज हमने करी। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जीन ट्रांसफर करने के लिए वेक्टर चाहिए है, बिना वेक्टर के भी जीन ट्रांसफर हो सकता है। पर ये जो है मतलब हिडन ट्रायल इसमें ज्यादा है। हम ये मानते हैं कि प्लाज्मिड के थ्रू या किसी वेक्टर के थ्रू अगर आप जीन ट्रांसफर कर रहे हो ना बेटा किसी होस्ट सेल में, तो आसानी से हो जाता है, इतनी मगजमारी काय को करना। पर एनिमल सेल में और प्लांट सेल में वेक्टरलेस ट्रांसफर करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि अब ह्यूमन बॉडी की सेल निकालना, फिर ट्रांसफर करना, फिर डिवाइड करना वो कम्बरसम हो जाता है, इसलिए हम लोग जनरली ये वाला यूज करते हैं, क्लियर है? सो टुडे वी हैव लर्न विद द वेक्टरलेस ट्रांसफर ऑफ द जीन इनटू द होस्ट सेल। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। ध्यान से लेक्चर को देखो, एनसीईआरटी की लाइन को समझो। जो तुम एनसीईआरटी को समझ जाएगा तो दुनिया में किसी की ताकत तुम्हें नीट क्वालिफाई करने और एग्जाम में टॉप करने से नहीं रोक सकती है। अगर आप इसी तरीके से मेरे बेहतरीन लेक्चर चाहते हैं, यू कैन विजिट द वेबसाइट। क्लास 12 पे जाइए, क्लास 12 पे जो है आप मेरी फोटो पे क्लिक करिए, मेरे चैप्टर्स पे क्लिक करिए और बस एंजॉय करिए बेहतरीन वाले लेक्चर्स। इंडिया में इतने अच्छे तरीके से, मैं चैलेंज तो नहीं करूंगी पर मैं ये मानती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा कर पाऊँ, और अगर आप मेरी कोशिश से खुश हैं और कोशिश में मैं सफल हो रही हूँ तो मेरे लेक्चर्स को फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।